और कल हम लोग डिजिटल बोर्ड पे कल थे। आज डिजिटल बोर्ड के जगह पे आज हम लोग व्हाइट बोर्ड पे हैं। मैं गारंटी से कहता हूं कि डिजिटल बोर्ड और व्हाइट बोर्ड का जो अंतर है वो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन में देखूंगा कहाँ पे कब कब कैसे कैसे पढ़ाना है। ठीक है, जहां पे थ्योरी वाला पार्ट होगा, लिखवाने वाला पार्ट होगा, लिखी लिखाई चीजें होगी, वहां पे बोर्ड पे चलेंगे। जहां पे न्यूमेरिकल समझाने वाली चर्चा होगी वहां पे हम कहा रहेंगे, व्हाइट बोर्ड पे रहेंगे। वहां पे आपको समझाने में मुझे लगता है ज्यादा अच्छा लगता है और आप आसानी से किसी चीज को समझ जाते हो। लिखी लिखाई चीजों को डिस्क्राइब करने में बहुत समस्या होती नहीं हो, बहुत मजा आता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक किसी पार्ट को तोड़ मरोड़ के ना पढ़ाया जाए तब तक वो दिमाग में वो कॉन्सेप्ट ठीक से बैठता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने सोचा है कि जहां पे जिसकी आवश्यकता होगी वहां पे वैसे ही किया जाएगा। एक बात, पहली बात तो ये कि अभी थोड़ा सा दिक्कत कुछ लोगों को हो रही है, आज भी कुछ लोगों को दिक्कत हुई, कल तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी। ऐसे में 70 से 80 लोग जुड़े जरूर थे, लेकिन बाकी जो लोग ऐसे में लगभग 100 लोग थे वो कहीं ना कहीं बहुत क्राइसिस से गुजर रहे थे, क्योंकि कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, किसी के अप्रूवल पेंडिंग था, कुछ ना कुछ था। तो मैंने आज एक दूसरा नंबर ग्रुप में डाल दिया है कि वहां पे आप लोग मैसेज या फोन कर लीजिए, आज वो चलेगा और बीच में भी आप ज्वाइन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात, दूसरी बात, क्योंकि सिलेबस कल हमने डिस्कस कर दिया है, पहला जो यूनिट हमारा है वो हिस्ट्री है, फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री है, और उसी के साथ दो टॉपिक वहां पे और लगाए गए हैं, जिनमें एक आधार और कुछ एक सिद्धांत वगैरह करके लगाया गया है। मैं सिलेबस मेरे पास है तो मैं सिलेबस में देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है कि उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। लेकिन उसके पहले मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोगों को देखने की जरूरत रहेगी। यहाँ था मेरा हिस्ट्री, फाउंडेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मतलब शारीरिक शिक्षा का इतिहास, आधार और विकास की चर्चा की गई है, तो वहां पे वो चर्चा होगी। इसके पहले एक जो न्यूमेरिकल प्रश्न आपके यूपी उसमें LTGIC में पूछा गया था, जिसपे मुझे लगा कि जितने भी लोग करके आए थे उनमें अगर 100 लोगों ने पेपर दिया होगा तो हमें लगता है कि 5 से भी कम लोगों ने उस प्रश्न को सही किया है। हो सकता है 5 ही लोगों ने उसको सही किया हो कहीं ना कहीं। और मैं बताऊं, जिन लोगों ने हमारी क्लास को सही दिशा में देखा था, या कह लीजिए कि जो हमने क्लास में आप सबको बताया था कि सीडिंग, स्पेशल सीडिंग की जो मैंने चर्चा की थी, वहां से एक प्रश्न जो था वो बहुत ही मजेदार प्रश्न था। देखिए, सारे प्रश्नों में आप कुछ भी उल्टा सीधा लिख सकते थे। आपको 12 नंबर में हो सकता है कि वहां पे 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर जो भी मिलने लायक था वो मिलता। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में वहां से 3 प्रश्न दिए गए थे, हमें लगता है उस पार्ट में, हाँ 3 ही था, नहीं 1 ही था शायद, क्वेश्चन नंबर 3 था जी। तो ऐसे में जितने भी नंबर का रहा होगा, चाहे वो 8 नंबर का रहा होगा, चाहे तो 12 नंबर का रहा होगा, अगर आपने सही से उसको किया होगा तो मुझे लगता है कि 2 प्रश्नों के बराबर 1 प्रश्न का अंक जोड़ा जाएगा। मतलब अगर 2 प्रश्न आप 8-8 वाले 16 करते तो हो सकता है फिर भी आपको 8 ही नंबर मिलता। ऐसे में यदि आप इस प्रश्न को ठीक से करते तो 8 में आपको 8 मिल सकता था। और हमें लगता है कि एक राम भवन ने इसको ठीक से किया था। बाकी अगर सही में देखा जाए तो हमें लगता है कि पवन ने भी ठीक किया था। बाकी लोगों ने तो हमें लगा कि उस प्रश्न को गलत मान करके आगे की तरफ बढ़ गए, उन्हें लगा कि प्रश्न ही गलत है। बाकी लोग इसमें कोई ऐसे हैं जो उस प्रश्न को अच्छे से किए थे, मैं प्रश्न को लिखता भी हूं और उस प्रश्न को दिखाता हूं कि उस प्रश्न का उत्तर क्या था। और जब तक सारे लोग ऐड हो जा रहे हैं, क्योंकि 1-2 प्रश्न जो इस तरीके के उनकी मैं चर्चा कर देता हूं। ऐसे में यह प्रश्न आपके यूनिट 3 में यहाँ पे मिलने वाला है। यूनिट 3 का हमें लगता है कि जो अब सिलेबस है उसके यूनिट 2 में ही है। यूनिट 2 शायद यूनिट जो अभी नया सिलेबस आपका आया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आपके शिक्षण विद्या, हाँ ये यूनिट 2 में आ गया। पहले ये यूनिट 3 में था, LTGIC के यूनिट 3 में था, अब ऐसे में यूनिट 2 में आ गया है। मैं प्रश्न को लिखता हूं, मैंने कहा था इस प्रश्न को मैं सॉल्व करवा दूंगा, उसके बाद में बढ़ूंगा। सॉल्व नहीं करवा पाया था बीच में, क्योंकि हमने 1 हफ्ते या 15 दिन की छुट्टी जबरदस्ती जानबूझ के हमने आपको दिया। हमें लगा कि आपको एक रिहेबिलिटेशन टाइम चाहिए, संक्रांति काल आपको चाहिए, और संक्रांति काल में सिर्फ छोटी छोटी चीजें आप करते रहे, बाकी उसको बस आप ये मान के ना चले कि ब्रेक कह दो। ब्रेक नहीं होता है, बल्कि क्या है, रिहेबिलिटेशन होता है, या कह लीजिए कि हम अपने आपको कैसे करते हैं, संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने का एक समय था, वहां पे इसको हमने पूरा किया था।
मैं इस प्रश्न को दिखाता हूं और इस प्रश्न के साथ साथ आपको ले चलता हूं सीधे कहा बेटा टॉपिक पे, और टॉपिक में आपको दिखाता हूं कि टॉपिक में क्या है। बाकी फिजिकल एजुकेशन की जैसे हिस्ट्री आएगी तो मैं आज एक शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री को आप पूरा करें। ठीक है बेटा, चलिए। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पे 2 से 3 प्रश्न ऐसे थे जिन प्रश्नों पे आप अगर सही दिशा में कार्य करते तो हमें लगता है कि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सकता था। एक टूर्नामेंट वाला प्रश्न था, एक जो पेनाल्टी वाला प्रश्न था, ठीक है, किसमें, हॉकी में, और तीसरा जो एक प्रश्न था वहां पे हमें लगता है कि टाई का था, किसका, खो खो की टाई। और तीनों ही प्रश्न बहुत ही रुचिकर थे और हमें लगता है तीनों प्रश्नों पे कहीं ना कहीं हम लोगों ने अच्छे से चर्चा की है। आपको अगर याद होगा तो एक बार हमने आपसे चर्चा की थी किसके लिए, पेनाल्टी के लिए, शॉर्ट पेनाल्टी के लिए या लॉन्ग पेनाल्टी के लिए हॉकी में। वहां पे हमने आपको समझाया था कि शॉर्ट जो पेनाल्टी होती है उस पेनाल्टी को लिया कैसे जाता है और आज उसके प्रारूप को कैसे बदल करके 8 सेकंड में कर दिया गया है। तो दोनों की चर्चा मैं करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए आता हूं आपको क्लास में लेके। कहीं अगर किसी को दिक्कत होती है तो आप, मैंने जो दूसरा वाला नंबर दिया है उस दूसरे वाले नंबर पे आप मैसेज करोगे तो आई थिंक वहां पे कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा, दिक्कत आपको नहीं होगी। बेटा बाकी लोग बताएं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही माइक को लेके या देखने में, समझने में? पर वॉइस की बस प्रॉब्लम रहती है, पर वॉइस की थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। आप या तो फिर ईयरबड। चलो आज बेटा, आज मैंने मंगवा लिया है, वो जल्दी ही 1-2 दिन में हमारे पास आ जाएगा जिसकी चर्चा आपने की है। पहली बार क्लास ले रहा हूँ पर आपकी, पर बस वॉइस की प्रॉब्लम है बस सर। चलो कोई बात नहीं, कुछ लोग नए होंगे तो हो सकता है मेरी उनको समझ में हमारी आवाज ना आ रही होगी, क्योंकि पश्चिम वाले जो लोग होते हैं ना, पश्चिम वालों को थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा स्लो आ रहा है, स्पीड रहती है। चलिए ठीक है बेटा, चलिए ओके। मैं प्रश्न को बताता हूं, आप लोग बिल्कुल म्यूट रहिए, प्रश्न को समझिए, प्रश्न में कहा क्या गया था और हमको करना क्या था। मेरे पास उसका प्रश्न है, ठीक है, वो प्रश्न है, उस प्रश्न को मैं दिखा रहा हूं। और यह पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3 था, एलटीजीआईसी में तीसरा प्रश्न था। ऐसे में तो पूरे प्रश्नों को मैं समझा सकता था बहुत शॉर्ट में, फिर भी और लेकिन यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि वो प्रश्न जो एक विशेष प्रश्नों की तरह थे उनकी चर्चा मैं करके खत्म करता हूं। यहाँ पे था बेटा 17 टीमों के लिए एकल बहिष्करण विधि के अनुसार, कितना, 17 टीमों के लिए एकल बहिष्करण, एकल बहिष्करण का मतलब बेटा सिंगल नॉकआउट की बात हो रही है विधि के अनुसार। पर दिख नहीं रहा ऊपर का। एक मिनट बेटा, एक मिनट, हाँ मैं ठीक कर देता हूँ। मुझे लगा कि नहीं दिख रहा होगा। आप अपने जो आपका मोबाइल है ना उसका रोटेशन पोर्टेबल मोड में लगाइए, पोर्टेबल मोड में लगाइए, वो आ जाएगा, क्योंकि हमें पूरा दिख रहा था, आपको दिखेगा। आपने जो हॉरिजॉन्टल लगाया उसको बस वर्टिकल कर लीजिए, जो रोटेशन होता ना, रोटेशन लगा दिए, अपने आप को क्लियर हो जाएगा। प्रश्न था बेटा 17 टीमों के लिए एकल बहिष्करण विधि के अनुसार सारणी बनाइए, सारणी बनाइए। अब आगे क्या कह रहा है बेटा, देखिए, बनाइए जिसमें से 4 टीमों को, इसमें लिखा था जिसमें से 4 टीमों को, 4 टीमों को देखिए क्या होगा, 4 टीमों को क्वार्टर फाइनल में, क्वार्टर फाइनल में एवं 2 टीमों को सेमीफाइनल में वरीयता दी जानी है। किसमें था, सेमीफाइनल में, सेमीफाइनल में वरीयता दी जानी है। ये आपका प्रश्न है, ये 17 है, 17 है, ये आपका प्रश्न है बेटा।
प्रश्न में दिया है 17 टीमों को नॉकआउट मेथड से क्या करना है, एक फिक्शन तैयार करना है जिसमें से 4 टीमों को क्वार्टर फाइनल में रखना है एवं 2 टीमों को सेमीफाइनल में रखना है। देखिए इस प्रश्न में बहुत सारे लोग पहली बार कंफ्यूज हो गए, उन्होंने देखा यार कि इसमें तो ना तो उसमें कहा है, देखिए जो सीडिंग होती है, अगर मैं थोड़ा सा फार्मूला बता के आगे बढ़ूंगा, ये कुल मिलाकर के जो प्रश्न है ये सीडिंग का प्रश्न है। किसका बेटा, सीडिंग का है। अगर बात सीडिंग की जाए, सीडिंग की जाए तो सीडिंग 2 टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। जो नंबर 1 होती है इसे बोलते हैं जनरल, जनरल बोलते हैं। जो दूसरी सीडिंग होती है उसे स्पेशल बोलते हैं, विशिष्ट सीडिंग। जनरल सीडिंग और स्पेशल सीडिंग दोनों देखिए की क्या जाती है, दोनों का मतलब क्या है। अगर जनरल सीडिंग की बात की जाए तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा, इसमें टीमों को सिर्फ कहा बेटा, फिक्सचर में उचित स्थान दिया जाता है, दिया जाता है, दिया जाता है। बस इतने हैं। इनको स्पेशल क्या है, उचित स्थान दे दिया जाता है, बाकी और कुछ नहीं दिया जाता है। उचित स्थान का मतलब क्या है, उचित स्थान देखिए है क्या, मान लीजिए आपके पास 10 टीमें आई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इसमें कहा गया कि जो पिछले बार की विजेता टीमें थी, विजेता एवं उप विजेता, उन, क्योंकि नॉकआउट हो रहा है, नॉकआउट की एक विसंगति ये है, 5-5 का बात करें, नॉकआउट के कह लीजिए कि जो डिसएडवांटेज है उसमें कभी कभी अच्छी टीमें एक साथ खेलती हैं और एक टीम बाहर हो जाती है, इसीलिए इसमें क्या है, टीमों को उचित स्थान दिया जाता है। और यहां पे एक लाइन और लिख लें, उचित स्थान का निर्धारण बाई के अपोजिट रखा जाता है। बाई के अपोजिट का मतलब क्या है, बाई में आप लोगों ने देखा होगा, अगर ये मैं अपर हाफ और लोअर हाफ डिवाइड कर दूं तो बाई का मतलब क्या, बाई कैसे दी जाती है, पहली बाई वहां दी जाती थी, अगर पहली बाई की बात करें तो लोअर हाफ की लोअर टीम को, लोअर हाफ की लोअर टीम को, मतलब इसको पहली बाई। दूसरी बाई अपर हाफ की कौन बेटा, फर्स्ट टीम को, फर्स्ट टीम को। तीसरी बाई लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, लोअर हाफ की किसको बेटा, लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को। और चौथी बाई किसको दी जाती थी, चौथी बाई अपर हाफ की लास्ट टीम को। यह फार्मूला चलता था बाई के लिए। अगर इसी को हम कहें कि इसको हम क्या करें, सिर्फ अपोजिट पर लिखा उचित स्थान का निर्धारण बाई के अपोजिट रखा जाता है, इसी का उल्टा, तो क्या होगा, अगर हम 2 टीमों को ही या 4 टीमों को, 2 टीमों को, इसमें जैसे भी 6 टीमों का मिलेगा, यहां पे 4 2 6, लेकिन मान लो कि हमने 4 टीमों का किया, कितने 4 टीमों के लिए कहा किया, तो इसमें क्या होगा, पहली बाई जो पहली जो सीडिंग होगी, जनरल सीडिंग में पहली सीडिंग रखी कहा जाएगी, पहली सीडिंग टीम होगी कौन, तो पहली सीडिंग टीम यहां लोअर हाफ की लास्ट टीम को था, तो यहां पे क्या होगा, उसका उल्टा अपर हाफ की फर्स्ट टीम को। क्या है, यहां अपर हाफ की किसको, फर्स्ट टीम को, मतलब कि कहा यहां पे आ जाएगा, यहां पे अपर हाफ की फर्स्ट टीम को, मतलब उसी का उल्टा हो गया। अब दूसरी, अगर दूसरी जो एडवांटेज, मतलब कि आप सीडिंग में दूसरी टीम को रखेंगे, कहां रखेंगे, उचित स्थान पे, तो दूसरा जो रखा जाएगा, दूसरे में आए तो हम लिखेंगे लोअर हाफ की किसको, लास्ट टीम को, मतलब ये वाला, इसका बिल्कुल उल्टा हो गया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे चली आई। और इसका भी रीजन है, ऐसे नहीं, एक रीजन भी है। ऐसे में विशिष्ट स्थान, अच्छा कोई बता सकता है कि इन सारी टीमों में जो ये मैंने ग्राफ बनाया है,
इसमें सबसे विशिष्ट स्थान कहां पे है? विशिष्ट स्थान कौन सा है? 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 कौन सा है? पहला और 10वां। पहला 8वां नहीं, 10वां ही है। सबसे जो माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए पहले, माइक बंद बेटा। जिन्होंने माइक खोला है उनको तुरंत माइक बंद भी करना याद रखें ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। अगर इसमें देखा जाए तो जो सबसे अच्छी जगह होती है, उचित स्थान का मतलब सबसे स्टैंडर्ड प्लेस, वो 10 नंबर का होता है। अगर एक बारी भी होगी तो इसी को मिल जाएगी, इसको मिल जाएगी पहली बारी। और यहां रखा किसको जाता है? ऐसे में फाइनलिस्ट की हारी हुई टीम को माना जाता है कि वह एक विशिष्ट टीम की तरह है, क्योंकि पिछली बार किसी कारणवश हार, जैसे भी आप माने अर्जेंटीना और स्पेन के बीच का जो मैच चला है, क्या आप किसी मामले में अर्जेंटीना को कम मानते हैं? नहीं, स्पेन भले जीत गई है लेकिन अर्जेंटीना कहीं ना कहीं विशिष्ट टीमों में से एक है। ऐसे में अगर अब अगली बार होगा, अगर ये सीडिंग का तरीका बनता तो जो पहला प्लेस मिलता वो कौन सा? ये मिलता पहली वाला, मतलब विजेता को। यहां पे स्पेन रहती और दूसरे पे यहां कौन आता? यहां आपकी अर्जेंटीना आती। ये ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ये माना जाता है कि जो उपविजेता टीम है उसको अभी और प्रोत्साहन की जरूरत है। अगर यहाँ पे एक भी बारी मिलेगी तो पहली बार अर्जेंटीना को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका है बेटा, आप मानिएगा। ठीक है, पहला इसको मिलेगा, दूसरा यहां पे होगी, तीसरा यहां पे होगी, चौथा यहां पे होगी। जबकि बाई में पहला यहां पे होता है, दूसरा यहां पे होता है, तीसरा यहां पे होता है, चौथा यहां। मतलब बाई के जस्ट अपोजिट ये प्रोसेस चलता है। इसको आप दिमाग में हर समय के लिए रख लीजिएगा, कभी गलती नहीं होनी चाहिए। एक चीज दूसरे पार्ट पे आती है, इसको मैं मिटाता हूं, इसकी जरूरत नहीं है हमको, ये सिर्फ बताने के लिए हमने किया था, अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे आता हूं। हमने जनरल सीडिंग और स्पेशल सीडिंग की चर्चा की। हमने कहा उचित स्थान देना। उचित स्थान का मतलब है अगर दो टीमों को रखना था तो एक टीम को, पहली टीम को यहां पे रखेंगे, ये वाले स्थान पे सिर्फ नाम लिखा जाएगा, और दूसरी टीम को यहां रखा जाएगा। अगर तीसरी चौथी होती तो तीसरी टीम यहां पे आती, चौथी टीम यहां पे आती। ये विशिष्ट स्थान, और कुछ नहीं होगा। बाकी सारा जो विधि है नॉकआउट की, उसी के अनुसार खेल चालू है। मतलब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नाम रखना है। बाकी टीमों के लिए टाई होगी लेकिन इन टीमों के लिए टाई नहीं होगी। इन टीमों को सीधे सीधे नाम लिख करके ग्राफ को आगे बढ़ा दिया जाएगा। बस इतना आप याद रखें। बाकी सारी विधि सिंगल नॉकआउट के अनुसार होगी। ये आप दिमाग में रख लीजिए ताकि कभी भी जीवन में, कभी भी अगर आपको ये प्रश्न करने के लिए आ जाए तो यहां पे आपसे थोड़ी भी गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब थोड़ी भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ये प्रश्न तो हमसे पूछा नहीं गया, हमसे प्रश्न पूछा गया दूसरा वाला। और दूसरा वाला क्या बेटा? दूसरा हमारा प्रश्न है स्पेशल सीडिंग का। स्पेशल सीडिंग में देखिए होता क्या है, स्पेशल सीडिंग को हम कैसे निर्धारित करते हैं और इनके अलावा वहां पे क्या अलग है। तो अलग क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज स्पेशल सीडिंग में इस प्रकार की सीडिंग में, जो इस प्रकार की सीडिंग होती है, इस प्रकार की सीडिंग में सबसे पहला काम क्या होता है बेटा? सीडिंग वाली टीमों को, सीडिंग वाली टीमों को, जो सीडिंग वाली हमारी टीमों को क्या कहते हैं? सीडिंग वाली टीमों को पूरी टीम से, समस्त टीम से, जो भी आप लिखे, पूरी टीम से घटा लिया जाता है। घटा लिया जाता है। उसके बाद बाई का निर्धारण
होता है, y का निर्धारण होता है, y का निर्धारण होता है। इसके बाद क्या होगा, बाकी यही सारी चीज, बाकी सारी प्रक्रिया, जो सारी प्रोसेस है, कैसे सिंगल नॉकआउट के अनुरूप एक और जो इस प्रश्न के अलावा जो एक आपको अलग से मिलेगा, वो क्या मिलेगा, राउंड की संख्या एक अधिक होगी। ये राउंड की संख्या एक अधिक होगी। चलिए अब हम लगभग चीजें समझ गए हैं। अब हम उदाहरण दे करके इसको समझाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि पूरी तरीके से आएगा या नहीं। ये जो हमने लिखा है इसको आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि कहीं ना कहीं इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर, ठीक है। और ये अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूं, इसको लिखा रहने दूंगा क्योंकि हमारा जो प्रश्न है वहां से उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। चलिए, हमारे पास टीमों की संख्या कितनी है बेटा, हमारे पास टोटल जो टीमों की संख्या यहां पे है, टोटल जो टीमों की संख्या 17 है। सबसे पहले क्या करते हैं, 17 टीमें हम लेते हैं। चलिए यहां से लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टीम। 17 टीमों के लिए एकल बहिष्करण विधि के अनुसार सारणी बनाइए जिसमें 4 टीमों को क्वार्टर फाइनल में एवं 2 टीमों को सेमीफाइनल में वरीयता दी जानी है। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें 4 टीमों को, देखिए 4 टीमों का मतलब ये है कि 4 टीमों को वरीयता तब मिलेगी जब हारने वाली 4 टीमें बचेंगी तो 4 टीमें हमारी वहां पे फाइटिंग, मतलब 8 टीमें वहां पे होगी। मतलब 4 का मतलब है सुपर 8, 2 का मतलब है सुपर 4। हर समय दिमाग में रखें चीज। तो इससे मैं प्रोसेस पहले पूरा करता हूं, फिर आगे की तरफ बढ़ता हूं। एक काम तो आपको पहले ही कर लेना है, जो आपके पास एक जो फार्मूला है उस फार्मूले के अनुसार आपको चलना है। टोटल टीम अगर यहाँ पे हम लिखे, अगर यहाँ पे मैं इसी को इनका कैलकुलेशन कर दूं तो टोटल टीम बराबर 17। अब क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है, स्पेशल सीडिंग कितनी जानी है, दो और ये 4, मतलब 6 टीमें, 6 टीमें निकाल। स्पेशल सीडिंग बराबर 6 टीमें, ये क्या है, 6 टीम है। आगे क्या देखिए, अब वास्तविक टीम कितनी बची, जिनके बीच मैच होना है, तो 17 ऋण 6 बराबर, इसमें से घटा देंगे 11 टीम। 11 टीम हमारे पास जो वास्तविक टीम बची कितनी, 11 टीम। अब 11 टीम का जो मैच है उसको हम आगे पीछे करेंगे। अब मतलब हमारा काम यहां चालू हो जाएगा। सिंगल नॉकआउट के अनुसार मैच करवाते हैं। सिंगल नॉकआउट में क्या फार्मूला बेटा, सबसे पहले अपर हाफ लोअर हाफ, एक निकल आएगा तो अपने आप सही हो जाएगा। अपर हाफ का जो फार्मूला है उस फार्मूले को लगाएंगे। अपर हाफ का फार्मूला n+1/2 इज इक्वल टू n बराबर 17 धन 1/2, 17 1 18/2 बराबर 9 दूनी 18, मतलब 9 टीम अपर हाफ में। ये लोअर हाफ अपने आप क्लियर हो गया। लोअर हाफ होता तो n+1/2 का फार्मूला लगता है। वहां पे आपको लिखना है, यहां पे हम भले नहीं लिख रहे हैं, लेकिन वहां पे आप लोअर हाफ का भी फार्मूला लगाओगे और लिखोगे n-1/2 इज इक्वल टू 17 ऋण 1/2 इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू 8 दूनी 16, मतलब 8 टीमें नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8।
इतना आपको लिखना है वहां, ऐसे आप लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि फुल 8 नंबर का क्वेश्चन था ये। माइक बंद। चलिए आगे बढ़ते बेटा। अब बाई निकालते हैं। बाई बराबर सभी जानते हैं क्या है। जो बाई निकालने का तरीका है वो ऐसे में सीडिंग की तीनों को हटाकर निकालेंगे, और जो बाई निकलता है किससे, पावर ऑफ 2 से निकलता है, कि मतलब जो नेक्स्ट पावर 2 है उससे। तो ऐसे में पहली बात तो बाई निकालने के लिए हमने कहा वास्तविक टीम से निकलेगी, तो बाई किसके लिए निकली, 11 टीम में से। तो 11 ऋण कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, या इसी को कर सकते हैं कि 16 ऋण 11। हमारे पास 11 टीमें हैं, इसी का काम चलेगा। 6 टीमें हम निकाल दिए पहले ही, तो 11 टीम में से अगर 16 में से 11 घटाएंगे तो हमारे पास 5 बाई आएंगी, मतलब बाई बराबर 5 बाई देना है। अब 5 बाई का निर्धारण कर ले तो 5 बाई कहां होगी, नियम के अनुसार क्या बेटा, पहली बाई, दूसरी बाई, तीसरी बाई, चौथी बाई, पांचवी बाई। ये 5 बाई हमने अपनी क्लियर कर ली। या इसके पहले थोड़ा गलती हो गई, 1 मिनट, पहले हम सीडिंग को हटा दें फिर बाई लगाएं। पहले जो सीडिंग वाली टीम है उनको ठीक कर दे पहले, क्योंकि सीडिंग दी जाएगी उसके बाद बाई चलेगा, तो सीडिंग पहले देते हैं। ठीक है, चलिए सीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। पहली सीडिंग, दूसरी सीडिंग, तीसरी सीडिंग, चौथी सीडिंग। ये किसके लिए, क्वार्टर फाइनल के लिए। ये क्वार्टर फाइनल 4 टीमों को मैंने आगे कर दिया। अब अगले राउंड के लिए ले जाएंगे तो सेमीफाइनल के लिए जाएंगे। अब अगर सेमीफाइनल के लिए 2 टीमों को अगर हम बढ़ाते हैं तो पहले हमको सेमीफाइनल के लिए बढ़ाना था, फिर क्वार्टर फाइनल, तो इन दोनों को सेमीफाइनल बढ़ा लेते हैं आगे की तरफ। 1 2, यहां मैं सेमीफाइनल लिख देता हूं। सेमीफाइनल पहुंचाया हमने इनको, और इन सबको क्वार्टर फाइनल पहुंचाते हैं। क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल, और एक यहां पे क्वार्टर फाइनल। ये हमारी 6 टीमें हो गई। 2 टीमें स्पेशल सीडिंग में सेमीफाइनल पहुंचा दिया, और 4 टीमों को हमने क्वार्टर फाइनल के लिए पहुंचाया। क्वार्टर फाइनल का मतलब अगर ऐसे में देखा जाए जो राउंड की संख्या बन रही है वो बन रही है राउंड बराबर, यहां पर हम लिखे, क्या लिखे, राउंड बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ऐसे में 4 राउंड है, लेकिन हमने कहा था कि बाकी इस प्रक्रिया में एक क्या होता है, एक राउंड की संख्या एक बढ़ जाएगी, तो एक राउंड अभी और आगे जाएगा। लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो हमारा जो काम होना है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 16 में से हमने 11 घटाया था, तो कहने का मतलब 16। तो ऐसे में देखा जाए तो 4 राउंड हो रहा है, एक राउंड सिर्फ क्या होगा, स्पेशल सीडिंग के लिए जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पहला जो हम चालू करेंगे, हमारे पास जो मैच बच रहे हैं, अब मैच का हम निर्धारण शुरू करेंगे या मैच को शुरू करवाएंगे। चलिए मैच को शुरू करते हैं, और जो ये फार्मूला आपका लगेगा, मैच बराबर, सर थोड़ा सा बोर्ड नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, थोड़ा सा बच रहा था, मैं उसको ठीक कर देता हूं, 1 मिनट, अब ठीक होगा। ठीक है, कितने मैच होंगे, ठीक है, या कह दीजिए कि कुल मैचों की जो संख्या का फार्मूला है, कुल मैच मतलब कुल कितने मैच इसमें खेले जाएंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं फार्मूला है n-1, ये फार्मूला होता है कुल मैच सिंगल नॉकआउट के लिए, n-1। तो n-1 का मतलब है टीमों की संख्या कितनी है, 17 ऋण 1 बराबर 16 मैच, 16 मैच खेले जाने। चलिए मैच शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा काम क्लियर है कि नहीं। 3 का एक मैच हम कराते हैं 4 के साथ। अरे अभी बाई नहीं दिया यार, बाई तो दिया नहीं, बाई को दे लिया जाए, अभी तो सिर्फ सीडिंग की गई। बाई देखते बेटा, बाई कितनी हमारी है, बाई हमारी कुल मिला के है 5। पहली बाई, दूसरी बाई, तीसरी बाई, चौथी बाई, पांचवी बाई। ये हमने सजा लिया, हमने अपना काम आधा पूरा कर दिया। अब हमें सिर्फ मैच खेलना है आगे चल के।
चलिए मैच खेलते हैं, मैच खेलते हैं, जो हमारा फार्मूला कह रहा है उसके अकॉर्डिंग मैच चालू करते हैं। पहला मैच 4 का एक मैच 5 के साथ, 6 का एक मैच 7 के साथ, 12 का एक मैच 13 के साथ। पहले राउंड में सिर्फ 3 मैच हैं, जिनमें से 4 हार गई, 5 जीत गई, 6 हार गई, 7 जीत गई, 13 हार गई, मान लीजिए 12 जीत गई। ये एक राउंड हमारा पूरा हो गया, एक राउंड पूरा हुआ। अभी देखिए कितने टीमें बची हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें अभी एक राउंड और खेलना है, तब हमें आना है क्वार्टर फाइनल के लिए, क्योंकि 4 टीमें हैं, तो जब 4 टीमें बचेंगी तब हम इन 4 टीमों का उनके साथ मैच आगे बढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमने पहला मैच जो अब करवाया, अब जो पहला मैच करवाया वो क्या है, जो 3 को बाई मिली थी वो हमने 5 से मैच करवा दिया, जिनमें हमने 3 को हरा दिया, 5 को जिता दिया। फिर अगला मैच 8 को बाई मिली थी, 7 से एक मैच हम करा दिए 8 के साथ, जिसमें 7 हार गई, 8 जीत गई। दूसरे राउंड में 11 को एक बाई मिली थी, तो 11 का एक मैच विजेता टीम 12 से कराते हैं, जिसमें से 12 हार गई और 11 जीत गई। 14 का एक मैच दोनों बाई मिली थी, तो 14 का एक मैच 15 के साथ करवाते हैं, दोनों बाई की टीमें हैं, 15 हार गई और 14 जीत गई। अब देखिए जो क्वार्टर फाइनल में टीमें थी पहले से आई है, 1 2 3 4, और जो हमारी 4 टीमें बाहर निकल के आई 1 2 3 4। इसका मतलब अब हमारा फार्मूला बिल्कुल करेक्ट है, हम आगे मैच करवा सकते हैं। आगे मैच करवाते बेटा, आगे मैच हमने करवाया, क्वार्टर फाइनल में जो टीम पहुंची थी उसका मैच हमने 5 से करवाया। मान लीजिए 5 हार गई और 2 हमारी जीत गई, जो क्वार्टर जिसको हमने प्रोसीड किया था सुपर सीडिंग में। 8 का मैच एक हमने क्वार्टर फाइनलिस्ट 9 के साथ करवाया, जहां पे 9 हार गई, 8 जीत गई। 10 को हमने क्वार्टर फाइनल पहुंचाया था, 10 का एक मैच हमने करवाया 11 के साथ, 11 हार गई और 10 जीत गई। 14 का 15 के साथ एक मैच होना है, 14 का 16 के साथ, जिसमें से 16 हार गई, 14 जीत गई। हमें सुपर स्पेशल सीडिंग जो किए थे, सुपर मतलब कि सेमीफाइनल में 2 टीमें पहुंची थी, तो इनके ये जो 4 टीमें हैं अब ये 2 टीमों तक जाएंगी, तो हमारा क्या होगा, सेमीफाइनल तक जाएगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एक मैच और करवाते हैं इनके बीच में, और एक मैच जो करवाएंगे वो क्या होगा बेटा, 2 का एक मैच होगा 8 के साथ, जिसमें हमारी 2 जीत गई, 8 हार गई। एक मैच 14 और 10 के बीच में करवाते हैं, जिसमें से 14 हार गई, 10 जीत गई। अब 2 टीमें हमारी बची हैं, 2 10, और जो स्पेशल सीडिंग में हमने सुपर सीड किया था, जिनको हमने सेमीफाइनल पहुंचाया था, वो हमारी 17 और 1 इंतजार कर रही है। चलिए 17 और 1 इंतजार जो कर रहे हैं उनके साथ मैच करवाते हैं। हमने 1 का मैच करवाया 2 के साथ, जिसमें 2 हार गई, 1 जीत गई। हमने 10 का एक मैच 17 के साथ करवाया, जिसमें 17 जीत गई, 10 हार गई। अब हमारा क्या होगा बेटा, फाइनल होगा। अब हमारा क्या होगा, फाइनल होगा, और फाइनल हमारा 1 और 17 के बीच में होना है। ये जिनमें से मान लीजिए 17 हार गई और 1 जीत गई। विजेता टीम एक, उप विजेता 17। ये हमारा आंसर है। अब हम मिलान करते हैं कि जो हमने किया वो सब सही है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। बाई हमारी 5 थी, 1 2 3 4 5, मतलब क्लियर है, बाई ठीक है। स्पेशल सीडिंग में 6 टीमें थी, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब ये भी सही है, जिनमें से 4 क्वार्टर फाइनल की, 2 सेमीफाइनल की। अब देखते हैं राउंड की संख्या। हमने लिखा था कि राउंड की संख्या वास्तविक
4 होनी चाहिए थी, लेकिन सुपर सीडिंग में एक राउंड अधिक हो जाता है, 5 हो जाता है, तो 5 राउंड है कि नहीं। ये पहले राउंड में 3 मैच, फर्स्ट राउंड में 3 मैच, सेकेंड राउंड में 1 2 3 4 मैच, सेकेंड राउंड में 4 मैच, थर्ड राउंड में 1 2 3 4, थर्ड राउंड में भी 4 मैच, चौथे राउंड में 1 2, चौथे राउंड में भी कितनी बेटा, 1 और 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, अच्छा 17 टीमों का 32, मतलब 5 राउंड तो ऐसे ही हो जाते, सॉरी 5, ये 17 टीमों में से राउंड निकलेगा तो 5 राउंड यहां होता है, एक 6 राउंड हो जाएगा, सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 1 2 3 4 5, 5 राउंड ऐसे हो रहे थे, अब एक एक्स्ट्रा होकर 6 राउंड हो जाएगा, ठीक है। चौथे राउंड में 2, पांचवें राउंड में भी था कितना, 1 और 2, और जो छठवां राउंड है उसमें 1, टोटल ये है आपका। अब देखिए मैचों की संख्या कितनी निकलनी चाहिए, मैचों की संख्या 16 निकलनी चाहिए। 2 1 3 3 2 5 5 4 9 9 4 13 13 3 16, मतलब कि हमारा सही है फार्मूला। हमारे 16 मैच निकल गए, 5 बाई निकल गई, राउंड +1 हो गया, 2 1 2 3 4 5, मतलब 5 धन 1 बराबर 6 राउंड निकल आया। बाकी सारी चीजें हमारी बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में है। अब इसमें किसको नहीं समझ में आया, अब वो बोल सकते हैं। हेलो सर जी सर, इसी तरह तुम लगाया था मैं परीक्षा में एपीएलटी वाले में। हाँ, अगर आपने इसी तरीके से लगाया होगा और 8 नंबर का ये प्रश्न है तो आपको 8 नंबर मिलेगा। सर एकदम सेम किसी उतार दिया था पूरा एकदम। बस वो 8 नंबर आपका डिट्टो फंसा भी है, उसमें कहीं भी इब्बत की, जिस तरीके से पिछली बार जो ईएमआरएस का पेपर हुआ था, पिछली बार जो ईएमआरएस का पेपर हुआ था, उस ईएमआरएस में 6 प्रश्न सिर्फ एक ही जगह से थे, हाई जंप की टाई से थे, और हाई जंप की टाई से अगर किसी ने एक टाई को पकड़ लिया जिनको आता था, तो लगातार 6 प्रश्न सही किए थे। उसी तरीके से जैसे वहां 6 नंबर टोटल मिले थे, वैसे सीडिंग में अगर आपने इस तरीके से छापा है तो मान के चलिए आपको टोटल जो नंबर मिल रहा है 8 का 8वां नंबर वो देते करेगा। और किसी को इस प्रश्न में कोई कंफ्यूजन तो नहीं समझ आ रहा है? कुछ लोगों ने कहा था, मैंने देखा था ग्रुप में। जी सर बोलो। लगाए तो बिल्कुल हम भी एकदम सेम ही है, लेकिन सर हमारा सीडिंग जो दे दिया है हम फर्स्ट और सेकंड टीम को दे दिया, बाकी सारा मैच ऐसे ही लगा है। फर्स्ट और सेकंड मतलब समझे नहीं, मतलब समझे नहीं, फर्स्ट और सेकंड सर पहली और दूसरी टीम को ही सीडिंग दे दिए थे यहाँ पे। हाँ सर, बस वही गड़बड़ हुआ है, बाकी सारा फॉर्मूला वगैरह सब चीज सेम है, और बाकी सर सारा मैच भी सेम है, और लास्ट में सेमीफाइनल में हम फर्स्ट और सेकंड के साथ मैच भी कराए हैं। अच्छा ये बताइए हमको, आप अगर आप फर्स्ट और सेकंड को सीडिंग दे दी तो मैच कैसे हुआ? तो मैच ही गड़बड़ हो जाएगा। बस मैच कैसे आपको वही गड़बड़ कि हम फर्स्ट सेकंड का मैच करवा दिए, सीडिंग दिए तो दोनों को एक, हाँ सेमीफाइनल में और दोनों को एक करवा दिए। तब आपका फिक्सर गलत हो जाएगा। आप फिक्सर ये जैसे हमने पूरा यहाँ तक ले आए, वही लास्ट में सीडिंग के सब, अरे लास्ट में सेमीफाइनल में सर थोड़ा सा वही गड़बड़ हुआ कि मतलब, हाँ तो वहां मान के चलिए कि जो गलती हुई है वो गलती मेजर गलती हो गई आपसे, कि आपने उसको थोड़ा सा, चाहे जैसा भी रहा हो, आपने उस विधि को उस तरीके से मतलब पूरा नहीं कर पाए जैसे करना था। सर इनका बाई कितना आया होगा तो उस समय?
हाँ वही गड़बड़ हो गया ना, वो तो पूरा का पूरा गलत हो गया ना। अगर इन्होंने देखे, अगर ये नहीं हो पाएगा, अगर अपर हाफ लोअर हाफ में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आप 100% मान के चलिए कि आपका फिक्चर गलत हो गया, क्योंकि फिर आप बाई निर्धारित नहीं कर पाएंगे। बाई निर्धारित कर भी लेंगे तो आपका मैच ही सीक्वेंस में आगे नहीं बढ़ेगा। आप कितना भी प्रयास कर ले, आपका मैच सीक्वेंस में नहीं हो पाएगा। गलती आपने एक बार अगर शुरुआत में कर दी तो वो गलती आपकी मेजर फॉल्ट में आ जाएगा, फिर आप चाहे जितना भी करें वो गलती होती रहेगी। ऐसे कोई और प्रश्न आप बताइए तो मैं इसका एक और सोल्यूशन बता दूं। जो इन्होंने कहा गलती कहाँ से इनसे हो गई, कैसे हो गई। मैच की काउंटिंग सही है तो सर क्या पता कुछ नंबर मिल ही जाए, मेहनत किए हैं 2 पेज पे। हाँ हाँ हाँ, वो अलग है, वो देखिए वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर के ऊपर, स्टेप मार्किंग उसने कितना ठीक किया है। बाकी सब सही, केवल पिक्चर बनाना गलत हुआ है सर थोड़ा। मैं शुभकामना करता हूं कि जो आपका एग्जामिनर हो वो आपके ऊपर कुछ ना कुछ नंबर दे के जाए, ठीक है। पिक्चर देखिए, एक बात बताएं, न्यूमेरिकल प्रश्नों में स्पेशल बताए ना, अगर हम यहाँ लिखे ना, सिर्फ हम अगर ग्राफ बना दें, ग्राफ से ही आदमी क्लियर कर लेगा कि यार सही, अगर जो जानने वाला व्यक्ति है। बाकी सबके लिए तो न्यूमेरिकल है, लेकिन हमारे लिए ग्राफ है, क्योंकि हमें क्या है, वास्तविक टीमों को ग्राउंड पे लेके आना है और उसे वास्तविक रूप में आगे बढ़ाना भी है। समझिए कि नहीं बेटा? तो वहां थोड़ी सी गलती हुई है, चलिए वाला की बात है। इसमें एक जो और प्रश्न आपका था जो थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का था, कह लीजिए रूल से था, और वो रूल्स में कौन सा प्रश्न था बेटा आपका? 4 प्रश्न थे, बताएं जो बहुत स्टैंडर्ड थे। एक 17 टीमों का ये, एक इसमें और बताएं कौन सा, वो पेनाल्टी वाला। पेनाल्टी। ये देखिए एक प्रश्न था आपका पेनाल्टी कार्नर वाला। माइक बंद कीजिए बेटा, माइक बंद कीजिए। पेनाल्टी कार्नर का, पेनाल्टी कार्नर में भी देखा जाए तो अगर एक सामान्य गतिविधि, ऐसे में सामान्य तरीके से बता देता हूं, बाकी हमें लगता है हॉकी के सबसे ज्यादा खिलाड़ी अपने ग्रुप में थे और सब एक से बढ़ के एक कहीं ना कहीं से NIS करके आए थे। तो इसको हम लोगों ने इसीलिए बहुत डीप में पढ़ा था एग्जाम के पहले, और इसका निर्धारण हम लोगों ने एक आपके ग्रुप में हिमांशु पाल है, ऐसे में इलाहाबाद से ही बिलोंग करते हैं और NIS किए हैं। ये कहां से बेटा? ग्वालियर से। इन्होंने बाकायदा हर मतलब डिबेट में, क्योंकि देखो जो NIS किया होता है उसको सारी बारीकियां पता होती, क्योंकि वह एक खेल का महारथी होता है। जैसे यमे आपने अगर किसी भी सब्जेक्ट से कर लिया, हिस्ट्री से किया, ज्योग्राफी से किया, तो उसका मतलब है आपसे अब उससे ज्यादा मास्टर आदमी कोई हो नहीं सकता। वैसे वो हॉकी के मास्टर थे, तो उन्होंने अच्छे से बताया था, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर सामान्य तरीके को मैं उसको बताने का प्रयास करूं, आपने देखा होगा कि आपका गोल पोस्ट है और इस गोल पोस्ट के साथ जो आपका ग्राउंड ये है, मान लीजिए इसको मैंने हटा दिया, 4 क्वार्टरों में इसको आप बांट सकते हैं। बाकी आपकी चर्चा बाद में होगी। मैं यहां सिर्फ सामान्य तरीके से दिखा रहा हूं कि इस प्रश्न को किन लोगों ने कैसे किया होगा और इसका एग्जैक्ट उत्तर कहां तक सही आप कर सकते थे। अब आपने देखा होगा एक शॉर्ट पेनाल्टी कार्नर होता है, एक लॉन्ग पेनाल्टी कार्नर होता है। 2 लाइनें होती है, 5 में और 10 में मीटर में लगी होती है। बाकी आपका गोल पोस्ट होता है और गोल पोस्ट के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा 16 यार्ड का एक घेरा होता है जो इस तरीके से ऐसे बनता है। ऐसे में 16 यार्ड यहां से, 16 यार्ड यहां से, और ये थोड़ा सा डी की तरह होता है, इसलिए ऐसे होता है। ये यहां से आकर के कुछ ऐसे मिल जाता है, इसीलिए इसको डी भी बोलते हैं, ठीक है। और जो डॉटेड लाइन होती है 21 यार्ड पे, वो यहाँ पे होती है 16 यार्ड और 21 यार्ड, ठीक है। ये आपकी तैयार हो गई। आपने देखा होगा 7 यार्ड पे, इसकी चर्चा छोड़ते हैं, जो मुख्य प्रश्न उस पर देखते हैं। ये पेनाल्टी कार्नर दिया कब जाता है? पेनाल्टी कार्नर की स्थिति कब आती है? पेनाल्टी कार्नर की स्थिति तब आती है जब डी के अंदर डिफेंडर के द्वारा कोई ऐसी गलती कर दी जाए जिससे कि गोल होते होते बच जाए। उसमें भी 2 तरीके की गलतियां होती। एक गलती तो ये होती जो सीधे गोल में जा रहा हो और वो जानबूझ के रोक दे बॉल को, तो ऐसे में वहां पे क्या है, पेनाल्टी शूट आउट हो जाता है।
पेनल्टी कुल मिला के पेनल्टी दे दी जाती है, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर की जब स्थिति आती है तो 10 मीटर का जो ये वाला एरिया होता है यहां से रख के दी जाती है। और ऐसे में एक जो रूल चलता है, हमने क्या कहा, इसके अंदर कोई ऐसी गलती जो बाहर होने पे सामान्य तरीके से बॉल अपोजिट को दे दी जाती, स्टार्ट कर ली जाती है, लेकिन अगर वही गलती यहां पे कर दी जाए तो ऐसे में वह किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, पेनल्टी कॉर्नर में कन्वर्ट हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में होता क्या है, ऐसी स्थिति में होता यह है कि एक खिलाड़ी यहां जो खड़ा होता है उसको पुशर बोलते हैं, पुशर बोलते हैं। ये क्या है, ये ऑफेंसिव खिलाड़ी है ये। और यहां आपके जो डिफेंडर होते हैं गोलकीपर के साथ 4 और 1 2 3 4 मतलब 5 खिलाड़ी टोटल गोलकीपर को लेकर के सुरक्षा घेरे में होंगे। एक खिलाड़ी पुशर होगा, बाकी जो एक होगा जो बॉल को रोकता है, ठीक है, जो बॉल को रोकता है, जो पुशर होता है बेटा उसी को इंजेक्टर भी बोलते हैं। इसको पुशर कहिए, इंजेक्शन कहिए। इसकी भी खड़े होने की स्थिति होती है। यह जब खड़ा होगा तो एक पैर इसका इस जो गोल लाइन है इसके पीछे, दूसरा पैर गोल लाइन के आगे, और ये इसकी पोजीशन होगी। बॉल को यहां से ये क्या करेगा, हिट करेगा। और इसके जो बाकी जो इसके अन्य खिलाड़ी होंगे बेटा, वो ये जो 25 यार्ड की रेखा है, इस 25 यार्ड की रेखा के बाहर इसके बाकी खिलाड़ी खड़े होंगे। जो ऑफेंसिव टीम वाला होगा उसमें भी अगर देखा जाए तो उसके कुछ अन्य खिलाड़ी जो सर्किल के बाहर जैसे ही गेंद जाएगी वो क्या करेंगे, रोकने के लिए खड़े होते हैं। या कह लो कि एक खिलाड़ी इसमें से जो इसका मेन खिलाड़ी होता है वो क्या करता है, इस डी के बाहर जैसे जैसे से पुश किया, बॉल यहां आई, जैसे ही बाहर निकली वो बॉल को रोका और उसके बाद आक्रामकता शुरू हुई, मतलब खेल को पूरी तरीके से फिनिश करने का प्रयास किया जाएगा। और ऐसे में अगर बॉल गलती से ये बाहर चली गई, इधर उधर कहीं डिस्टर्ब हो जाती है रूल्स के अकॉर्डिंग, तो वहीं पे मैच रोक दिया जाएगा और बॉल को किसको, गोलकीपर को देकर के पुनः शुरू किया जाएगा। एक चीज। दूसरी चीज क्या है बेटा, इसके जो अन्य खिलाड़ी होंगे उनकी जो गतिविधि होगी वो किस तरीके की होगी। ये जो 5 खिलाड़ी होते हैं तब तक इस गोल लाइन के आगे नहीं जा सकते हैं जब तक कि जो ये पुशर है, पुशर को बॉल फेंके और यह इस डी के बाहर न निकल जाए। डी, इसीलिए यहाँ पे 2 रेफरी होते हैं। जो रेफरी होते हैं 2 होते हैं। एक कहाँ होता है, एक इस लाइन के यहाँ पे खड़ा होता है। ये वाला प्रश्न आपके यूपीटीजीटी में पिछली बार पूछा गया था, काफी विवादित हो गया था। एक यहाँ पे होगा क्योंकि उसमें एक की स्थिति पूछी थी, जबकि यहाँ की दोनों की स्थिति होती है। एक गोल लाइन पे होता है, दूसरा कहाँ होता है, यहाँ पे खड़ा होता है डी के अंदर, तो ये सर्किल के अंदर। तो ये दोनों की स्थिति ये होती है। ये क्या करता है, ये जजमेंट करता है कि ऐसे में बॉल बाहर गई कि नहीं, इसका काम है। और इसका काम है क्या करना, इंजेक्शन को देखना या पुशर को देखना, और पुशर के साथ साथ जो डी हमारी गोल लाइन के अंदर डिफेंडर खड़े हैं उनकी स्थिति क्या है, बॉल गई उसके बाद ये आगे बढ़े कि नहीं। अगर ऐसी गलती कर देते हैं, इनमें से चाहे ये गलती करे चाहे ये गलती करे, अगर कोई भी गलती करता है तो दोबारा क्या किया जाएगा बेटा, इसको फिर से लिया जाएगा, रीटेक उसे बोलते हैं। वो रीटेक किया जाएगा, मतलब पुनः शुरू किया जाएगा, रीटेक किया जाएगा। चाहे डिफेंडर गलती करे चाहे अटैकर गलती करे। अगर डिफेंडर गलती करता है, अगर बॉल जो है उसके सर्किल के बाहर निकले बिना ही क्या करते, गोल लाइन से बाहर निकल जाते हैं, तो पुनः पेनल्टी होगी। अगर ये बॉल इसमें यहां फेंका और यहीं पे थी बॉल, तब ये दौड़ करके भागना चालू कर दिए रोकने के लिए, तो ऐसे में रीटेक कर दिया जाएगा। फिर से जो आपका ऑफिशियल होगा वो विसिल बजाएगा और विसिल के साथ फिर से ये प्रक्रिया चालू करने के लिए किया जाएगा। वही सेम चीज अटैकर के लिए भी है। किसके लिए बेटा, अटैकर के लिए। अटैकर के लिए क्या रूल्स है, उसके लिए रीटेक कब होगा, अटैकर के लिए गेंद हिट करने से पहले सर्किल से यदि बाहर आ जाता है या पुशर सही तरीके से क्या हो, खड़ा ना हो, तो दोनों ही, मान लो किसने बॉल को यहां से फेंका, इसके अंदर नहीं निकली और ये पहले अंदर आकर के रोक लिया, इस लाइन के पहले रोक लिया, तो भी गलती किया। अगर जो पुशर है इसका दोनों पैर इस लाइन के ऊपर चला जाए, मतलब इस लाइन के अंदर, मतलब सही से ना खड़ा हो, तो भी अटैकर के लिए वो समस्या होगी और यहां भी रीटेक हो जाएगा। तो
तो सीधी सी बात है, क्या है बेटा, यहाँ 3-4 चीजें जो रूल्स में है, सिर्फ उन्हीं को लिखना है बस। एक अटैकिंग टीम के बारे में लिखना है, एक डिफेंडिंग टीम के बारे में लिखना है, एक लिखना है कि कब पेनाल्टी मतलब कब लिया जाए या उसके रूल्स क्या है, सर्किल के भीतर का रूल्स क्या है, या पेनाल्टी कॉर्नर कब दिया जाता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो सबसे मुख्य रूल्स यहां पे था जो आपको लिखना था, पेनाल्टी कॉर्नर के नियम या पेनाल्टी कॉर्नर कब दिया जाता है, पहला। और उसमें 3-4 नियम हो सकते हैं, एक ही नियम नहीं है, कई नियम होते हैं। उसमें से एक है डी के अंदर, कुल मिलाकर के डी के अंदर फाउल करने की ही पूरी गतिविधि है, अलग अलग तरीके से। अगर डिफेंडर जानबूझकर इसके अंदर कोई अपराध कर देता है तो ऐसी स्थिति में पेनाल्टी कॉर्नर दिया जाता है ऑफेंसिव टीम को, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। या फिर कह सकते हो कि जो 23 मीटर का क्षेत्र जो बना है, 23 मीटर का क्षेत्र, ये डॉटेड डी वाला, ठीक है, अगर इसकी चर्चा हो जाए कि अगर इसके इस क्षेत्र के भीतर भी जानबूझकर कोई उसने फाउल कर दिया है तो भी ऐसी स्थिति लागू हो जाती है। अगर कोई खिलाड़ी डिफेंडिंग टीम का है, मान लो यहां पे खड़ा है, इसमें गोल करने के लिए यहां पे लेके जा रहा है बॉल को, लेकिन ये सोचता है कि अगर रोकेंगे तो रुकेगी नहीं, बॉल बाहर चली जाएगा, और पैर से इधर मार देता है, मतलब बाहर मार देता है। ऐसी स्थिति में भी आपका पेनल्टी कॉर्नर लागू हो जाता है। एक स्थिति और यहां बनती है कि यदि कोई डिफेंडर, आपका डिफेंडर खड़ा है, आपने बॉल को स्कूप किया और स्कूप करने के बाद डी के अंदर वो क्या है, बॉल उसके कपड़ों में, पैरों में या कहीं ऐसी जगह पे फंस जाए जहां से कि खेल बाधित हो जाए, ऐसी स्थिति में भी क्या होता है बेटा, पेनल्टी कॉर्नर दिया जाता है। ये आप इन जिन लोगों ने इस तरीके से बना करके कम से कम 4 लाइन पेनल्टी कॉर्नर कब दिया जाता है, पेनल्टी कॉर्नर लेने के नियम क्या है, पुशर क्या है, हिटर क्या है, इन सबको जिन्होंने लिख दिया होगा सामान्य तरीके से, वो उनको भी यहाँ पे पूरा नंबर मिल जाएगा। रीटेक कब दिया जाता है, अगर इतना भी आपने प्रस्तुत किया होगा दोनों टीमों के लिए तो भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। हमें लगता है यहां भी बहुत लोगों ने अच्छा किया होगा, यहां भी ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक इसी में प्रश्न जो, हाँ बोल दीजिए सर। इसमें ये हो गया जैसे अंपायर रेफरी को ये लगे कि गोल हो सकता था मगर वो जानबूझकर बॉल को रोक दिया है, तो उस बिल्कुल देता हो। हाँ सर, वही हमारा कहने का मतलब यही है कि किसी ऐसी गलती के लिए डिफेंडर जो गलती कर जाए जिससे लगे कि गोल होते होते रुक गया, वो क्या है, वो पेनल्टी कॉर्नर की स्थिति तैयार हो जाती है। और एक बात बताएं, यह दोनों स्थितियां डिपेंड करती हैं कि जो पेनल्टी कॉर्नर होता है और जो पेनल्टी शूट है, वो दोनों ही आप कहीं ना कहीं, जो एक 7 यार्ड होता है ना, जिसमें अकेले क्या होता है, डिफेंडर गोलकीपर होता है और एक अकेला जो हिटर होता है, इन दोनों के बीच जो होता है, यह भी कॉम्बिनेशन कब दिया जाएगा यह डिपेंड करेगा आपके किसके ऊपर, जो यहाँ का रेफरी है, कि पेनल्टी कॉर्नर कब देगा और पेनल्टी शूट पेनल्टी कब देगा। समझ गए बेटा? और एक देखिए इसमें एक और था, वो भी थोड़ा देख लिया जाए ताकि कंफ्यूजन खत्म रहे। बाकी लोगों ने बहुत मुझे बीच बीच में कहा था कि सर कभी क्लास लीजिएगा तो छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं इनको बता दीजिएगा ताकि बाद में कहीं समस्या ना हो। बाकी आज लोग अच्छे से ज्वाइन कर ले रहे हैं, कल से समस्या नहीं रहेगी, तो कल से हम लोग सीधा कहाँ रहेंगे ना, अपने पॉइंट पे रहेंगे। एक और देख लीजिए, इसमें एक प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे, खो खो वाले होंगे हमें लगता है, एक प्रश्न खो खो से था, क्या था, खो खो टाई ब्रेक। ये प्रश्न मिला था कि नहीं सबको? खो खो टाई ब्रेक का जो उन्होंने इस प्रश्न को अच्छे से किया है और लगा कि आपने गलत नहीं किया। कितने लोगों ने इस प्रश्न को सही किया है? सर सही है, सही हम लोगों का। चलिए
बताइए क्या नियम है पहला और दूसरा नियम बताइए, तीसरा 3 नियम तक आइए। पहला क्या है? सबसे पहले तो पूरा मैच होगा, पूरा मैच देखिए, पूरा मैच पहले, पूरा मैच कितने कितने मिनट का होगा? किसी भी आप बताइए, किसी का भी, वो यहाँ पे सामान्य नियम दिए गए हैं तो टाइम से मतलब नहीं है, लेकिन कितने मिनट का? 9-3-9 6 9-3-9 9 चलिए 9 9 3 3 9 3 9 9 6 3 9 3 9। चलिए ये पूरा मैच है। माइक बंद कीजिए बेटा। ये पूरा टाइम है हमारे खो खो के मैच का। मान लो ये पूरा मैच हमारा खत्म हो गया, 9 का 9 9 दूनी 18 9 तो 27 9 चौक 36 और 9 पचे 45 46 27 48, ये 48 मिनट का जो समय था हमारा खर्च हो गया। हमने पूरा टाइम खत्म कर लिया। ऐसे में टाई हो गई, ऐसे में टाई हुई। अब टाई में क्या होगा आप बताइए, टाई में क्या होगा? पहला हो गया है, 9 पूरा मैच जो हैं सर। नहीं, पूरा नहीं, एक इनिंग, पूरा नहीं, एक इनिंग, 9-3-9। सर एक चीज मिस हो गई सर, 5 मिनट का रेस्ट है सर। एक चीज नहीं, मिस हो गई, 5 मिनट का रेस्ट है, पूरा मैच के बाद 5 मिनट का रेस्ट है सर। ये चीज नहीं सर, यहाँ नहीं सर, पूरे मैच के बाद 5 मिनट का रेस्ट दिया जाता है। हाँ चलिए, पहला प्रोसेस ठीक है, 5 मिनट का हमने रेस्ट दे लिया। 5 मिनट का रेस्ट हुआ, टाई हमारी चालू हो गई, टाई हमारी चालू हो गई। 9-3-9 का मैच चला, 9-3-9 का मैच चला, यहां भी बराबर हो गया। अब बताइए अगला मैच, अगला प्रोसेस क्या है? अब क्या चलेगा? बताइए भाई, इसको हमने बताया है, जब हमने खो खो पढ़ाया था तो खो खो में हमने बाकायदा इसको बताया है। इसी को सडन डेथ बोलेंगे। और सडन डेथ में होगा क्या? सडन डेथ में होगा पहली टीम, और यहां पे याद रखिएगा, पहली टीम जो खेलने के लिए आएगी वो 9-3-9 का मैच खेलेगी, 9-3-9 का मैच खेलेगी। लेकिन पहला पॉइंट सर टाइमिंग के आधार पे दिया जाएगा सडन डेथ में सर ना? एक मिनट बेटा, एक मिनट बस सुनो, देखो हम बता रहे हैं, पहला पॉइंट, हमारी बात सुनिएगा ध्यान से, लेकिन पहला पॉइंट मिलते ही मैच रोक दिया जाएगा। रोक दिया जाएगा सर, दूसरा टीम। हाँ सर, वही सर, टाइमिंग के ऊपर जाता है सर। बंद कीजिए बेटा, बाइक बंद करो। पहला मैच, लेकिन पहला पॉइंट मिलते ही मैच रोक दिया जाएगा एवं समय नोट कर लिया जाएगा। क्या बोला? समय नोट कर लिया जाएगा। और जो समय नोट कर लिया जाएगा, जो टाइम हमको क्लियर, जैसे मान लो कि इसमें जो पहली टीम थी हमारी, पहली टीम ने कितने मिनट में, मान लो कि 40 सेकंड में एक पॉइंट बना ली। कितने मिनट में? 40 सेकंड में। अब ये 40 सेकंड में टारगेट हो गया, अब कुछ नहीं, अब ये टाइम नहीं चलेगा, अब 40 सेकंड चलेगा। क्या चलेगा? तो दूसरी टीम है, दूसरी टीम को 40 सेकंड का टारगेट दिया जाएगा, यदि 40 सेकंड में, यदि 40 सेकंड में क्या करती है, यदि 40 सेकंड में, 40 सेकंड के अंदर एक पॉइंट बना लेती है, क्या करें बेटा? एक पॉइंट बना लेती है
40 सेकंड के अंदर एक पॉइंट बना लेती है तो क्या होगा, तो मैच जीत जाएगी। तो सर वो टीम विनर हो जाएगी जो पहले बना लेगी समय से। जी, और अगर 40 सेकंड में नहीं बना पाई तो हार जाएगी। ये इसका बेटा पूरा प्रोसेस है। तो पहला प्रोसेस पूरा मैच है, 5 मिनट का रेस्ट है, पहली टाई का रूल्स है, दूसरी टाई का ये रूल्स है, और इस रूल्स में ये चलेगा। आपने अगर इस चीज को अपने तरीके से, क्या बेटा सर 40 सेकंड में उसने भी बनाए पॉइंट लिया और दूसरी टीम जो खेल रही है वो भी 40 सेकंड पे तो फिर से वही होगा। अब तो फिर चल जाएगा। ऐसी स्थितियां मान के चलिए बहुत कम आती है कि 40 सेकंड का मतलब बेटा बहुत माइन्यूट चलता है, बट मान लो कि घटनाएं कभी भी घट सकती हैं, तो फिर से ये प्रोसेस फिर से चालू हो जाएगा। सेकंड का तो अंतर हो ही जाता है सर, चाहे कितना हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा सर वो नैनो सेकंड, हाँ नैनो सेकंड, क्योंकि वहां पे जो टाइम जो स्टॉप वॉच लगी होगी वो बिल्कुल, आप ऐसे ही सोचो 100 मीटर की रेस होती है, 100 मीटर की रेस होती है, और 100 मीटर में सेकंड में क्या चलता है, सेकंड में चलता है, सेकंड में, और सेकंड का 100वां हिस्सा ये कवर किया जाता है। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि दो खिलाड़ी सिमिलर हो जाए, मतलब निश्चित रूप से उनके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ ही जाएगा। तो मिल्खा वाले मैटर में सर इसको देखा जाए। हाँ, मिल्खा वाले मैटर को उठाइए, तो मिल्खा वाले मैटर रेस में तो थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी बन भी सकती है, बाकी और किसी चीज में तो नहीं बन सकती सर। चलिए एक और देख लिया जाए ताकि ये लगे कि हम लोगों ने उस पॉइंट को पूरा किया जिस पॉइंट को हमें बताने की जरूरत थी। ये कई दिन से छूटा हुआ टॉपिक था कि एक दिन इस पे चर्चा हो जाएगी, बट जब होता है ना कि जब मूड थोड़ा उतरा हुआ हो तो ये लगता है कि रेस्ट का मतलब, अगर कभी एक बात मैं बता दूं, जितने लोग पढ़ रहे हैं इस समय, कुछ लोगों को नींद बहुत आती है। क्या आती है बेटा? नींद बहुत आती है। तो जिनको नींद आती, मैं उनके लिए एक दवा बता रहा हूं कि नींद आए तो इतना सोइए कि ऊब जाइए। मतलब वहां पे आप कुछ दिमाग मत लगाइए, सिर्फ सोइए। एक समय आएगा कि सोने से आप ऊब जाएंगे। जैसे कोई बच्चा जिद करे किसी चीज खाने के लिए, और कभी कभी मन है कि इसको इतना खिला दो जितना कहे, इतना खिला दीजिए कि वो देखने के बाद उसको डर लगने लगे। ऐसे ही नींद है। जब नींद आए ये वाला फार्मूला हम मोबाइल पे यूज करते हैं सर। जब मोबाइल देखने लगते हैं, लगता है कि बहुत देख रहे हैं, हम सिर्फ देखते जाते जब तक सर ना दर्द करने लगे, फिर अगले दिन से छूट जाता है सर। सर एग्जाम छूट जाए सर, सोते हो तब भी नहीं खत्म। अरे नहीं ऐसा नहीं होगा। आप सौरभ जी थोड़ा सा बिल्कुल निगेटिव ना सोचिए, ठीक है। आगे आइए बास्केटबॉल का एक था, उस बास्केटबॉल को देख लिया जाए। एक प्रश्न से और था, 3 प्रश्न थे। ये निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आया था, और ये 4-12 नंबर में था। 4 नंबर के एक प्रश्न थे, और चारों आपके लिए बहुत अच्छे थे। मुझे तो लगा कि जो स्पोर्ट्समैन होगा इस प्रश्न को जब पाया होगा तो उसके अंदर खुशी का ठिकाना नहीं होगा। बस इतना ही शुभकामना उनके साथ मेरी थी। उनका बैग लग ना रहा हो कि वो हॉकी के खिलाड़ी हो और पेनाल्टी कॉर्नर को इतना ज्यादा लिख जाए कि भूल जाए कि पेनाल्टी कॉर्नर लिख रहे हैं। 4 नंबर में 12 नंबर पूरा कर दिए वो। कभी कभी होता है जब आपके मन का क्वेश्चन आ जाता है तो आप इतना लिखने का प्रयास करते हो कि टाइम मैनेजमेंट ही गड़बड़ हो जाता है। नहीं सर, एक ही पेज था सर, जगह कम था, एक पेज मिला था। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आगे आते बेटा, सी तीसरा, बास्केटबॉल में एक प्रश्न था आपके यहां, क्या है? बास्केटबॉल में अवैध फाउल एवं क्या था वायलेशन में, या इसे उल्लंघन बोलते हैं, वायलेशन को ही उल्लंघन कह लीजिए, में अंतर।
इस प्रश्न को लोग पाए होंगे थोड़ा सा नर्वस हुए होंगे, क्योंकि एक अवैध फाउल है, एक वायोलेशन है। चलिए आप बताइए, थोड़ा सा समझना है प्रश्न को बस, कि बास्केटबॉल में अवैध जो फाउल होता है वो फाउल क्या है और वायोलेशन क्या है। बॉल को मैं बताऊं? बताइए वो, हाँ बताइए बाकी लोग शांत रहे, बताइए। जी सर, अवैध फाउल वो होता है जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर नहीं रुकना, ये अवैध फाउल है। वायोलेशन का मतलब है कि आप मिसबिहेव, गाली गलौज या सब कुछ, मतलब एक पॉइंट बता रहा हूँ, बाकी सर इससे संबंधित जितने भी पॉइंट आप अलग अलग दोनों में आराम से लिख सकते हैं, कम से कम 10 पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो। पहला मतलब यही है कि अवैध है कि जैसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर नहीं रुकना, या 24 सेकंड का रूल है, या 23 या 8 सेकंड का रूल है, ये सर अवैध फाउल होगा। वायोलेशन का मतलब है मिसबिहेव या धक्का मुक्की या जानबूझकर कोई किसी को, बिल्कुल आपने सही, ठीक है सर। बस क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, आपने सही कर दिया। उतना ही यहाँ जानना भी था और उतना ही लिखना भी था। फाउल का मतलब है, इससे संबंधित आप सर 10 पॉइंट लिख सकते हैं, इतना आपको आता है, आप 10 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं। बिल्कुल देखिए, चाहे आपके यहाँ पे 3 सेकंड के रूल्स ब्रेक हो, चाहे आपके यहाँ पे 8 सेकंड के रूल्स ब्रेक हो, चाहे आपके यहाँ पे 24 सेकंड के रूल्स ब्रेक हो, या आपके 14 सेकंड के रूल्स ब्रेक हो, ब्रेक होने पर, या जो रूल्स बने हैं जैसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया के, रूल्स है, या कह लीजिए इसी के अंतर्गत कुछ और भी जो वो कर लीजिए, जो 3 सेकंड मैंने लिखा है वो फ्री थ्रो वाला, ये सब क्या है, ये फाउल की श्रेणी में आएंगे। इनपे गलती होने पर आपको, अगर ये गलती आप करते हैं तो यहां पे जो भी रूल्स लागू होगा, फ्री थ्रो वाला है, जो समथिंग होगा वो लागू कर दिया जाएगा। वायलेशन मतलब उल्लंघन, आपने कुछ ऐसा कार्य किया, जैसे मान लो कि आपने बॉडी टच, हिंसात्मक उल्लंघन। जी, हिंसात्मक भी अच्छा वर्ड है, हिंसात्मक, या टिप्पणी, गाली गलौज में आ जाएगा, धक्का, ये सारी चीजें जहां पे आएंगी वायलेशन है और ये फाउल है। ठीक है, यहां पे जो आप ये क्रिया करते हैं, यहां पे आपको जो वो क्या बोलते हैं, कार्ड से आपको क्या किया जाएगा बेटा, कार्ड से पेनाल्टी दी जाएगी। यहां कार्ड की पेनाल्टी चलेगी। आपने किसी को धक्का दिया, किसी को गाली दिया, आपके ऊपर कार्ड दिया है, रेड कार्ड या जो भी आपके कार्ड चलते हैं, कार्ड से सिस्टम रहेगा। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं रहेगा, यहाँ पे जो रूल्स लागू होगा वो आपको लगा दिया जाएगा अलग अलग में। तो ये भी आपके उसी का एक पार्ट था, यह भी अच्छा प्रश्न था। जिन लोगों ने इस प्रश्न को इस तरीके से लिखने का प्रयास किया होगा, हमें लगता है उन पे भी ये प्रश्न का पूरा नंबर मिला होगा, यहां भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ऐसे में अगर देखा जाए तो बाकी के जो प्रश्न आए थे, बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुंदर प्रश्न थे, जिनमें से कुछ प्रश्नों की मेरे पास सीरीज भी है, और ऐसे में देखा जाए तो कितने सुंदर प्रश्न थे, आप देखते ही समझ जाएंगे। पहला प्रश्न था जो अभी यूनिट हम फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं, शारीरिक शिक्षा का अभिन्न अंग है, टिप्पणी लिखिए। कितना अच्छा प्रश्न दिया था, और हमने इस प्रश्न को कई बार आप सबसे डिस्कस किया था, आपने भी किया था। दूसरा प्रश्न था बेटा 8 नंबर में, शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में सीखने के नियम किस प्रकार लागू होते हैं, उचित उदाहरण सहित समझाइए। मतलब कुल मिलाकर साइकोलॉजी वाला प्रश्न था। थार्नडाइक ने जो प्रतिपादित नियम किए थे उनसे प्रश्न था। जो 3 नियम उन्होंने मुख्य रूप से दिए हैं, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का, वो पूरी के पूरी तरीके से नियम यहाँ पे फॉलो हो रहा था। तीसरा था टीम वाला, जो अभी हम लोगों ने फिक्सर पढ़ा। चौथा था बेटा कितना अच्छा प्रश्न देखिए, और इन्होंने भी
जैसे हम सुपर संडे को प्रश्न बनाते थे, हर पार्ट से एक एक प्रश्न लेते थे, वैसे यह भी सेम उसी पैटर्न पे आया है। इन्होंने चौथा देखिए, हम लोगों ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी दी है, इनके यहाँ भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ही चौथा प्रश्न था। एक शारीरिक शिक्षक के लिए शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान एवं गति विज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है, समझाइए। मतलब एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और किनेसियोलॉजी का अध्ययन खिलाड़ियों के लिए क्या आवश्यक है, इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से पूछा था। तो एनाटॉमी को बताना था कि भाई जानना है एनाटॉमी ये होती है, उसके शरीर की बनावट नहीं जानेंगे तो हम कैसे बता पाएंगे कि उसके लिए क्या सही व्यायाम है, कैसे करे कैसे ना करे। फिजियोलॉजी में आएंगे, जब हमको पता चलेगा कि उसके बॉडी में चलने वाले ऑर्गन इतना पे चल ले रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी क्या करेंगे, कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी व्यायाम या कह लीजिए कि कोई भी खेल उसको हम दे सकते हैं। भाई कोई कार्डियो वाला अच्छा लड़का है तो उसे लॉन्ग रेस दे देंगे, कोई थ्रोइंग वाले में है जिसके अंदर पावर ज्यादा है तो उसको दूसरा कुछ दे देंगे। ऐसे किनेसियोलॉजी में क्या बेटा, सीधी सी बात है, खेल कौशलों को सुधार के लिए हम किनेसियोलॉजी का प्रयोग करते हैं, या उसमें सुधारात्मक जो क्रियाएं होंगी उसके लिए किनेसियोलॉजी लाते हैं। किनेसियोलॉजी हमें बताता है कि उसके जो इक्विपमेंट है कैसे हो कैसे ना हो, क्या किया जाए। तो यहां भी आपका क्लियर था। अगला प्रश्न न्यूटन के गति के नियम से आ गया था, कितना अच्छा प्रश्न था। मतलब बिना कहे सुने आप लोग जैसे पाए होंगे, हमको लगता है पूरा कर गए होंगे। संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखने के लिए आया तो इतना अच्छा प्रश्न आया कि हम लोगों ने इसको कई बार किया था। मोच एवं खरोच, स्प्रेन और स्ट्रेन की चर्चा हुई है, और खरोच एवं गुमचोट जिसे एब्रेजन और कंफ्यूजन के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, ये भी कितना अच्छा प्रश्न था। हम लोगों ने इन सब प्रश्नों को इतनी बार रिवाइज किया था कि हमें लगा कि जब आप इस जितना आप नर्वस यूपी टीजीटी में हुए होंगे टाइम मैनेजमेंट को लेके, उतना ही ज्यादा यहाँ पे आपको खुशी मिली होगी। सातवां था बेटा खिलाड़ी के संदर्भ में पोषण पर निबंध लिखने के लिए था, जो बहुत अच्छा था। हमने भी इस प्रश्न के पोषण पे हमने एक अलग चर्चा की थी, और चाहे वो कई रूपों में बांट के हमने किया था। पोषक तत्वों को उनकी सूक्ष्मता के आधार पे, उनकी मतलब एनर्जी के आधार पे, उनकी या कह लो बृहद पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्वों के आधार पे, इस तरीके से भी हमने डिवाइड किया था। तो यह भी बहुत अच्छा प्रश्न था। एक प्रश्न आया था आपका वहां से, लंबी कूद एवं ऊंची कूद क्रियान्वित करने के लिए कौन कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, प्रत्येक की किसी एक तकनीक का विस्तार से वर्णन कीजिए। यह भी प्रश्न काफी अच्छा था। अगर सब लोगों ने देखा होगा इस प्रश्न को सही दिशा में, तो आपको इस प्रश्न पे भी मजा मिला होगा। चाहे आप अगर आए होंगे किससे, लंबी कूद पे, तो आपने सेल हैंग या हिचकिक की जो चर्चा करते हैं, किसी भी एक को उठा करके आप छाप देते। ऊंची कूद में तो कई है, चाहे फास्टरी फ्लॉप हो, चाहे स्टर्नल रोल हो, चाहे सीजर हो, चाहे स्टर्न कट, चाहे डिस्टर्न कट, तो किसी भी एक को लेकर के यहां भी आप कर सकते थे। हिचकिक और सीजर को उठा लेते तो हमें लगता है कि पूरी तरीके से क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। और जो लंबी कूद के 4 चरण होते हैं, उन 4 चरणों को भी लिख देते तो थोड़ा सा 4 चांद लग जाता है 8 नंबर में। फिर देखिए अगला भी प्रश्न कितना अच्छा था, 9वां, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आया था, खेलों में प्रशिक्षण का स्थानांतरण। मतलब कितना सुंदर प्रश्न था। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का प्रश्न था, और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को हम लोगों ने एक बार नहीं बल्कि कई बार पढ़ा था। खेलों में अति क्षतिपूर्ति, देखिए वही वाला प्रश्न आ गया कि जो कंपनसेशन होता है वह कैसे कंपनसेशन करेंगे खेलों में अति क्षतिपूर्ति। तो वहां भी आप देखते हैं कि कई तरीके होते हैं, चाहे तो आप उसको क्षतिपूर्ति को ठीक करने सर के लिए 3 होता है, वही तैयारी होता है सर, रिकवरी होता है, फिर सुपर कंपनसेशन हो जाता है। हाँ, सुपर कंपनसेशन का मतलब है कि क्षतिपूर्ति, हाँ बिल्कुल, आप वहां भी क्षतिपूर्ति को इस तरीके से आप पूरा कर सकते थे। इसी में एक प्रश्न जो आया था बेटा प्रशिक्षण मापन और मूल्यांकन से, जो इस बार के चैप्टर में नहीं है, जो यूपीटीजीटी का सिलेबस है, सिलेबस में ये नहीं है। शारीरिक शिक्षण खेलों में प्रशिक्षण मापन और मूल्यांकन के महत्व का वर्णन कीजिए। तो टेस्ट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन को बताना था सिर्फ बस।
और वो भी कितने 8 नंबर में। तो हमें लगता है कि जो ये रिजल्ट आएगा, हमें लगता है कि आप सबके बहुत फेवर में आएगा, और यहां भी आप सबको जितना मैं उम्मीद करता हूं उतने लोग यहां भी सिलेक्शन सूची में हमें दिखेंगे। आज लगभग लोगों ने बेटा जितना ज्वाइन करना था सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। हमें लगता है कोई भी ऐसा नहीं रह गया होगा जो ज्वाइन ना किया होगा। अगर ऐसा कोई रह गया है जो ज्वाइन ना कर पाया है तो मैं एक बार फिर से उनको मैसेज किया हूं, कल मॉर्निंग में चाहे जिस भी तरीके से लिख लें या कवर कर लें। कल हम लोग सीधा आएंगे कहा बेटा, फिजिकल एजुकेशन की जो हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में आपको बता दूं उसमें सबसे पहले दिया है भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास का मतलब है कि इस पे क्या है, हिस्ट्री में जाना, मतलब प्राचीन सभ्यता में जाना या प्राचीन काल के इतिहास को खोजना है, क्योंकि इस टॉपिक को उन्होंने 2 स्थानों पे दिया है। एक तो उन्होंने क्या दिया है, मेरे पास यहाँ पे है, मैं ऐसे आपको बता देता हूँ, बाकी कल इस पे डिस्क्रिप्शन आपका रहेगा। सिलेबस यहाँ पे मेरे पास था, उस सिलेबस में भारत, यूनान और रोम में शारीरिक शिक्षा का इतिहास, प्राचीन इतिहास, मतलब कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ जाना है। यहाँ पे हमें जो डिवाइड किया गया है, क्या डिवाइड किया गया है, 2 जो काल है, काल विभाजन की चर्चा करनी है। और काल विभाजन में एक जगह सिंधु घाटी सभ्यता से चलना है, दूसरा हमें लेके आना कारण है वैदिक काल से लेके चलना है। वहां पे हमें देखना है कि शारीरिक शिक्षा किस तरीके से भारत में थी। इसके बाद सीधा आएंगे यूनान पे, यूनान को 4 भागों में बांटेंगे, 4 भाग बांट के पढ़ाएंगे, रोम को 2 भागों में बताएंगे। इस तरीके से हमारा एक पार्ट, एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर आगे की तरफ यहाँ पे कुल 5 टॉपिक दिए गए हैं, उन 5 टॉपिक को 1 बाय 1 खत्म करेंगे। इनमें जो सबसे बड़ा टॉपिक हमें मिलेगा वो 5वें नंबर का मिलेगा, जिसमें ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल, विश्व कप के साथ और भी कुछ जो पैरालंपिक है। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। बाकी ऐसे में जो 4 ऊपर के टॉपिक है बहुत आसान और बहुत मजेदार है। ठीक है, बाकी किसी को कोई दिक्कत हो रही होगी अभी ज्वाइन करने में, एक आध दिन के अंदर, जो आज तक था, आज तक लगभग लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, कल सीधा टॉपिक पे रहेंगे तो कल किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर यहाँ पे फोन नहीं उठेगा, फोन उठेगा तो दूसरा उठेगा। ठीक है बेटा, किसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? आवाज समझने के लिए, आवाज समझने, जो बाहर के लोग हैं क्या सच में आवाज समझ में नहीं आ रही है? हमारे पुराने लोग तो समझ ले रहे हैं। आई थिंक सबके समझ में आ रहा है। इको की सर है समस्या, है थोड़ी बहुत है दिक्कत सर, हल्की सी, ज्यादा नहीं। चलिए, इको जो आज इको तो आजकल यार जानबूझ के लोग लगा लेते हैं। आपने कह दिया मैं इको घटा लूंगा, बाकी तो बुफर उफर में इको और तेज करते हैं कि थोड़ा सा और चंचनाहट के साथ आवाज निकले। ठीक है, इको मैं ठीक कर लूंगा। ठीक है, इको के लिए दिक्कत नहीं है। ठीक है, इको को मैं ठीक कर लूंगा, इको स्लो चलेगा। बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बताइएगा। ठीक है बेटा, एक बात और, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? समझने में जो नए लोग हैं, पुराने लोग? जी नो सर। जी संजीव जी ठीक है ना? हाँ जी ठीक है। पहले शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम थी, आवाज समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अभी तो ठीक है। अब समझ में आएगी धीरे धीरे। हाँ जब नजदीकियां बढ़ती है ना, तो जो आवाज होती है, जो कड़क आवाज होती है, वो भी मीठी लगने लगती है। वही शुरू में नहीं समझ, मतलब समझ में नहीं आ रहा था उतना। कुछ आवाज, जैसे शादी होती है ना, बीवी आती है तो शुरू में उसकी आवाज कभी कभी खराब भी लगती है। जब बोलती है तो लगता है कि हमसे टैली नहीं कर रही है। बाद में आवाज जब हम समझने लगते हैं तो हमको लगता है ये तो कॉमन है, तो दिक्कत नहीं होती है। वैसे ही कल पहला दिन था, माइक थोड़ा यूज नहीं करते ना शायद इसलिए, क्योंकि आप शायद हेडफोन की आवाज, हेडफोन की माइक ही यूज करते शायद। चलो 1-2 दिन और, एक दिन में हमारे पास वो जो दूसरा वाला सिस्टम है वो आ जाएगा। ऐसे में था लेकिन वो कुछ डिस्टर्ब हो गया था, कुलदीप जी ने दूसरा मंगाया, तो कल अगर आ जाएगा तो उसी से काम चलेगा, दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो बेटा, गुड नाइट। मैं एक टेस्ट लगाता हूँ फिजिकल एजुकेशन की, हिस्ट्री का नहीं, अभी नहीं, हिस्ट्री का नहीं लगाऊंगा अभी, सामान्य कोई एक टेस्ट देता हूँ जो कॉमन होगा, जो सबके लिए होगा। ऐसे तो मुझे देना चाहिए था किसका, फुटबॉल का, जो भी विश्व कप चला है उसका, लेकिन मेरा लगता पूरा भी बना नहीं है, तो उसका मैं कल ही दे पाऊंगा। आज मैं एक कॉमन कोई भी देता हूँ, या अगर फुटबॉल का पुराना पड़ा होगा तो फुटबॉल का ही दूंगा, क्योंकि विश्व कप चल रहा है, तो विश्व कप का जो एक खुमार आपके ऊपर था वो ऐसे में उतर चुका है। कुछ लोग, ज्यादातर लोग अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे थे मेसी की वजह से, लेकिन गलती से स्पेन जीत गई है,
तो विश्व विजेता तो स्पेन ही है। तो दोनों टीमों का तो यहाँ पे ब्यौरा नहीं मिलेगा, लेकिन इतिहास भूगोल पूरा इसका मिल जाएगा, तो एक बार समझने का मौका मिलेगा। ठीक है बेटा, मैं आपको टेस्ट लगाता हूँ, आप लोग टेस्ट कीजिए, बाकी आराम कीजिए। कल आप लोग बिल्कुल रेडी होकर। मेसी को सपोर्ट सर हम भी बहुत करते हैं सर, बहुत लाइक करते हैं उसको। उसी के चक्कर में जो हम 3:30 बजे तक जागते रहे सर, लेकिन बहुत निराशा हुई सर। सबसे ज्यादा हमने देखा तो किसको देखा, जो हर पल पल कन्हैया को देखा, कन्हैया को देखा और एक दो लोगों को देखा, पल पल की स्टेटस लगाते थे कि 20 मिनट खेल संपन्न हुआ, अभी कुछ नहीं निकला। 30 मिनट का संपन्न हुआ, कुछ नहीं निकला। 45 मिनट का खत्म हुआ, लंच हुआ, कुछ नहीं निकला। मुझे लगा कि यार ऐसे भी लोग प्रेमी हैं। ऐसे में फुटबॉल को हम लोग का मतलब है कि जो अपने यहाँ का एक कल्चर है वो थोड़ा सा कम लेके चलते हैं, आंखते कम है क्रिकेट वगैरह के आगे। एक बार हो सकता है कबड्डी को लोग ज्यादा लोग लाइक करते होंगे फुटबॉल से, लेकिन फुटबॉल वास्तव में बहुत ही अपने आप में विशिष्ट खेल है, जो हमें लगता है कि कोई भी नया खिलाड़ी हो, अगर उसकी एंड्योरेंस वगैरह बनानी है तो आप फुटबॉल में उसको डाल दीजिए शुरुआत में, एंड्योरेंस वगैरह स्टेमिना वगैरह फुल तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा। सर कल बच्चों के साथ कितना गलत हुआ दिल्ली में? हाँ, अब क्या किया जाए, चलिए अब उसके लिए तो यार मेरे पास वर्ड नहीं है अब।